हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता अशोकन और आज हम कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हम डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी जिसमें क्या करती है, देश का सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तीन चीजों को कंट्रोल करती है। तीन चीजें हमारी कौन सी है? वो है, पहली तो है मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो मुद्रा की लागत है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कंट्रोल करती है। और थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की मुद्रा की उपलब्धता। जब देश का केंद्रीय बैंक तीन उद्देश्यों की प्राप्ति के, कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन तीन चीजों को कंट्रोल करता है तो उस नीति को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति के द्वारा हम कैसे कंट्रोल करेंगे डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को, ये हम जानेंगे। तो पहले हम क्या लेंगे, वन बाय वन कंपोनेंट उठाएंगे। किसके कंपोनेंट? कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी वैसे तो डिमांड को, चाहे वो डेफिसिट और एक्सेस हो, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती बल्कि इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करती है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करेगी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। मनी सप्लाई के द्वारा हम चाहे वो एक्सेस डिमांड हो चाहे वो डेफिसिट डिमांड हो, उसको ठीक करने का कार्य करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर पर इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। जबकि फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। इसके लिए उसको डायरेक्ट पॉलिसी, उसको इनडायरेक्ट पॉलिसी कहते हैं। तो टू टूल्स हमने देखे थे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो यहाँ ये नहीं करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पहला जो हमारा डेफिसिट जो डिमांड है उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। फुल कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? ब्याज की वो दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, उनको पैसा उधार देता है। अब इसके द्वारा कैसे कंट्रोल करेंगे? डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम है, हमारा मकसद है डिमांड को राइज करना। तो इसके लिए बैंक क्या कर देगा, इस बैंक रेट को, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इस बैंक रेट को कम कर देगा। बैंक रेट कम होगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो उनको ब्याज पर किस कमर्शियल जो बैंक्स थे उनको कम ब्याज की दर पैसा उधार मिला, सस्ता लोन उनको मिल गया, तो वो अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज की दर पर पैसा उधार देंगे। ब्याज की दर कम है तो लोग उत्साहित होंगे पैसा उधार लेने के लिए, खर्च करने के लिए। जब वो पैसा उधार ज्यादा लेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो डिमांड राइज होगी और जो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम थी वो सोल्व होगी हमारी। उसी प्रकार से अब जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में डिमांड पहले ज्यादा है, प्राइस राइज हो रही है, हमारा मेन मकसद है बढ़ती हुई प्राइस को कम करना, जो डिमांड एक्सेस है उसको नीचे लाना। तो यहाँ पर बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट इंक्रीज होगी तो बैंकों को महंगी ब्याज की दर पर पैसा उधार मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, ब्याज की दर बढ़ा देंगे, ग्राहकों को महंगे ब्याज की दर पर पैसा उधार देंगे, जिसके फलस्वरूप कम लोग पैसा उधार लेंगे, चाहे वो इन्वेस्ट करने के लिए लेना हो चाहे वो कंजप्शन करने के लिए लेना। दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों के लिए पैसा कम लिया जाएगा। पैसा कम लिया जाएगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो बढ़ी हुई जो डिमांड, एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम थी, जो प्राइस राइज थी, वो अपने आप क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। सेकेंड है हमारा रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या थी? रेपो रेट जिस ब्याज की दर पर सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। अब आप कहोगे ये भी इस पे भी देता था, इस पे भी देता था, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? सिर्फ ये, यहाँ जब पैसा उधार देता है तो किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं लेती, लेकिन यहाँ जब रेपो रेट पर पैसा उधार देता है तो कमर्शियल बैंक उनसे सिक्योरिटी लेता है, उसके हिसाब से पैसा उनको उधार देता है कमर्शियल बैंक को। अब इसको रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जब हमारी डेफिसिट डिमांड है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। रेपो रेट कम होगी तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा तो आगे ग्राहकों को ज्यादा देंगे। मार्केट में पैसा उतारने वाले कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं। जब ज्यादा पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए या कंजप्शन के लिए, दोनों ही उद्देश्यों के लिए ज्यादा जाएगा, तो हमारा क्या होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे और उसी प्रकार से ज्यादा डिमांड होगी तो हमारी जो
डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। अब एक्सेस डिमांड में हमारी रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। रेपो रेट इंक्रीज होगी तो बैंक को महंगी ब्याज की तरफ पैसा उधार मिला, वो आगे महंगा देगा, लोग कम पैसा उधार लेंगे, कम खर्चेंगे, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, दोनों ही प्रकार के जो हमारे लोग हैं वो कम पैसा उधार लेंगे, कम खर्चेंगे, तो जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। थर्ड है हमारी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या थी, रिवर्स रेपो रेट उल्टा करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा उधार देता है कि अब जो है, पहले तो बाप ने बेटों को उधार दिया था, अब बारी आई है कि जो बाप है वो बेटों से उधार मांगने चला। कमर्शियल बैंक से कौन उधार लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है, तो उसके लिए भी अब उनकी बारी है, वो भी उससे सिक्योरिटी लेंगे और वो भी उससे क्या लेंगे, ब्याज की दर लेंगे। लेकिन क्या करता है, जब रिवर्स रेपो रेट में डेफिसिट डिमांड होती है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को घटा देता है। तो अब कोई भी बैंक, पता है थोड़ी सी ब्याज की दर, कोई भी बैंक पैसा अपना केंद्रीय बैंक को उधार देने पे इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होगा। कम पैसा उधार देंगे, कम पैसा उधार देंगे तो उनके पास ज्यादा मनी सप्लाई बचेगी लोगों को उधार देने के लिए, वो ज्यादा उधार देंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ हमारा मैंने ट्रिपल आर लिख दिया, तो इसको ट्रिपल आर के रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हमारा क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ये जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है तो सेंट्रल बैंक उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि हर कोई कहता है मेरा भी पैसा उधार ले लो, मेरा भी पैसा उधार ले लो। सभी का पैसा किसके पास आ जाता है, सेंट्रल बैंक के पास आ जाता है, और बैंकों के पास लोगों को उधार देने के लिए मुद्रा क्या बचती है, कम बचती है। मतलब पैसा कम उधार देंगे लोगों को तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारी सोल्व हो जाएगी। अब हमारा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या था हमारा कैश रिजर्व रेशियो, वो न्यूनतम दर था हमारा, वो न्यूनतम रेशियो था जो प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत क्या करवाना पड़ता था, केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना पड़ता था। हर एक बैंक को ये कंपलसरी था, कितना करवाना है ये कौन डिसाइड करता है, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको क्या कर देता है, कभी इंक्रीज कर देता, कभी डिक्रीज कर देता। तो डिक्रीज कब करेगा, जब हमारी डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम होगी तो कमर्शियल बैंक इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब मान लो 100 रुपए थे, 100 करोड़ जमा हुए हैं बैंकों के पास और 10% इसको देना है कमर्शियल बैंक को, 10% रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि CRR हमारा क्या है 10% है। तो अब 90 करोड़ उनके पास क्या बचे, लोगों को उधार देने के लिए बचे। लेकिन जब हमारी डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम होती है तो बैंक इस परसेंटेज को कम करके क्या कर देता, 5%, 2% कर देता है। 5% किया तो अब उनको लोगों को उधार देने के लिए क्या बचा, 95 करोड़ रुपया बच गया। तो 95 करोड़ रुपए को जनता को उधार देगी, जनता उस पैसे से क्या करेगी, डिमांड करेगी और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। लेकिन वही जब हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो उस समय क्या करेगा, बैंक सेंट्रल जो बैंक है वो इस CRR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब बैंकों को अपने जमा राशि का पहले की तुलना में क्या करवाना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसे जमा करवाना पड़ेगा। देखिएगा वही हमने कहा 100 करोड़ रुपए थे, जब 10% था तो उनके पास 90 करोड़ रुपए बच जाते थे। अब 20% कर दिया तो उनके पास उधार देने के लिए कितना बचा, 80 करोड़। तो उसके फलस्वरूप क्या बचा, पहले की तुलना में कम पैसा बचा। वो कम पैसा मार्केट में उतारेंगे तो लोग कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड होगी तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारी सोल्व हो जाएगी। अब है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, संवैधानिक तरलता अनुपात। बैंक क्या कर देता, हर एक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। ये कितना रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो इसमें और इसमें मेन डिफरेंस ये तो सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है, ये प्रत्येक बैंक को अपने पास। और इसमें मेन डिफरेंस ये है, ये ओनली इन कैश, सिर्फ कैश में जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये सोने चांदी और हमारी प्रतिभूति वगैरह है इनमें भी रखा जा सकता है। यहाँ SLR में कैश रखना जरूरी नहीं है, वो गोल्ड सिल्वर और जो हमारे अन्य जो बिल्स वगैरह उनके रूप में भी रखा जा सकता है। अब हमारा है SLR कि प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है। जब हमारा क्या हो जाता है,
डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम होती है तो सेंट्रल बैंक इस पूरे शो को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि बैंक को पैसा उधार देने के लिए ज़्यादा बचे, ज़्यादा पैसा उधार दे और जो डिमांड कम है वो डिमांड बढ़ जाए। और जब हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होती है, डिमांड को कम करना हमारा मकसद होता है, तो बैंक इसको क्या कर देता है, एसएलआर को बढ़ा देता है, ताकि बैंकों को अपने पास ज़्यादा रखना पड़े कोष के रूप में और रिजर्व के रूप में, और लोगों को पैसा कम उधार दें। कम उधार दें तो लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारी सोल्व हो जाएगी। फिर है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है, सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको क्या कर देता है, मार्केट में बेच देता है और खरीद देता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन इस समय क्या करें, जब इस समय क्या कर लेनी चाहिए, उसको परचेज कर लेनी चाहिए। सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, उन प्रतिभूतियों को परचेज कर देता है। प्रतिभूतियों को परचेज करेगा तो ब्याज समेत पैसा किसके पास गया, जनता के पास गया, वो डिमांड करेगी, डिमांड करेगी तो जो डिमांड बढ़ने से डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन जब हमारी पहले ही एक्सेस डिमांड है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इन प्रतिभूतियों को सेल कर देगा, बेच देगा, ताकि जनता का पैसा किसके पास आ गया, सेंट्रल बैंक के पास आ गया। जनता के पास सोच रहे हो वो कागज के टुकड़े चले गए। अब वो डिमांड क्या है, जब पैसा ही सेंट्रल बैंक के पास गया, उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हमारी। फिर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। लोन के लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या थी, देखो जितने का लोन लेते हैं उसके लिए जो जमानत दी है माइनस लोन जितना हमें मिलता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 4 लाख की 4,000 की ले लो, हम 4,000 की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी वो क्या हो सकता है, अपने के जमीन के कागजात हो सकते हैं, घर के कागजात हो सकते हैं, कोई भी आप सिक्योरिटी देते हो। अब आपको लोन उसके हिसाब से मिल गया, 3,000 रुपये लोन दे दिया, तो 1,000 रुपये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। 1,000 रुपये रख लिया उन्होंने। अब क्या है, जब डेफिसिट डिमांड है कि हमारा मकसद है डिमांड को इंक्रीज करना, तो बैंक क्या कर देगा, इसको घटा देगा। तो यहाँ पर बैंक क्या कर लेगा, उसको 3,500 रुपये दे देगा। अब कितना, 500 रुपये रखी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स कम कर दी उसने कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार दिया, तो ज्यादा पैसा उधार देगा, लोगों के पास ज्यादा मुद्रा गई, लोगों ने ज्यादा खरीदारी की, तो डिमांड राइज हो गई। उसी प्रकार से जब हमारी मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड के टाइम बैंक उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर बैंक ने 2,000 रुपये कर दिए, तो इसका मतलब 4,000 की आपने सिक्योरिटी दी है और उसके बदले में आपको 2,000 रुपये ही मिलेंगे, ताकि डिमांड को क्या किया जाए, इसके कम। आपको कम उधार मिलेगा तो आप कम खर्चोगे तो डिमांड कम होगी। अब है हमारा राशनिंग। राशनिंग में क्या था, कुछ विशेष सेक्टर्स को ये होता है कि इतने से ज्यादा आप यहाँ पर उधार नहीं दे सकते, तो इस समय राशनिंग को क्या कर दिया जाएगा, डेफिसिट डिमांड है, वो डिमांड को ऊपर करना है, तो राशनिंग को समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें। लेकिन जब एक्सेस डिमांड है तो राशनिंग कर दी जाएगी, स्ट्रिक्टली लागू कर दिया जाएगा कि इतने से ज्यादा पैसा उधार नहीं जाए। और मेनली जिस फील्ड में प्राइस राइज हो रही है वहां तो स्ट्रिक्टली राइज किया जाएगा कि मान लो कार्स हैं, उनकी प्राइस राइज हो रही है, तो कार्स के सेक्टर में कि कार लेने आता वहां पर स्ट्रिक्टली होगा कि इतने से ज्यादा पैसा उधार देना ही नहीं। फिर है हमारा मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन में हमारा क्या होता है, अनैतिक प्रभाव कि क्या होता है, उसको जानबूझकर पुचकार के समझा कर अपनी बात को राजी खुशी क्या कर ले, सबसे बढ़िया तरीका है मना लेते हैं। कि हमारे क्या होते हैं, सेंट्रल जो बैंक्स होता है उसके बोर्ड्स की और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनकी मेंबर्स की मीटिंग होती है, उसमें वो क्या करते हैं, उनको समझाते हैं कि देखो मॉनेटरी जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उस समय हम चाहते हैं इन्फ्लेशन है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए आपको ये सुझाव दिए जाते हैं, आप ऐसा कीजिए। और उनको देश की सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। देखो देश हमारा क्या है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन में से गुजर रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों का सभी को पता है कि दोनों ही वर्ग हमारा किस किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे एक्सपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो मीडियम
हमारा जो वर्ग है उस पर प्रभाव पड़ता है, लोअर वर्ग तो खत्म ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो मोरल सुएशन में है, यहाँ पर बैंक क्या करेगा, जब डेफिसिट डिमांड है उनको बढ़ाएगा, उनको पुचकारेगा और किस बात के लिए राजी करेगा, सस्ती मौद्रिक नीति अपनाने के लिए। सस्ती मौद्रिक नीति अपनाओ, साख का क्या करो, विस्तार कर दो, फैला दो, जितना ज्यादा से ज्यादा उसके लोगों को लोन प्रोवाइड करो। और यहाँ उसका क्या सुएशन होगा, जब एक्सेस डिमांड है तो ये सुझाव होगा बैंकों की कि आप महंगी मौद्रिक नीति अपनाइएगा और जितना हो उसके साख का संकुचन, सिकोड़ दो, उसको कम से कम उधार दो। तो देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो थर्ड पॉलिसी हमारी बची है फॉरेन ट्रेड वो करेंगे।